हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ व्यस्तता के कारण अभी वीडियोस नहीं बन पाई हैं आपकी। ये आपकी छठी वीडियो है और इसमें जो है हमने लोगों ने अ, भाग 2 तक पूरे कर लिए थे क्वेश्चंस, ठीक है, अपनी 5वीं वीडियो में। अब ये अपनी छठी वीडियो में हम भाग 2 से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों जैसे कि अभी बहुत सारी वीडियोस जैसे कि 5 वीडियो हो गई हैं और इसमें हम लोगों ने देखा कि 20 से 25 क्वेश्चन या किसी-किसी वीडियो में 15 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करने में आप लोगों का सजेशन आया कि जो है बहुत काफ़ी टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चंस बढ़ा के करने चाहिए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, ये सजेशन अच्छा था क्योंकि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कराने हैं, ये जो प्रॉमिस किया है मैंने, ये आपका पूरा करूँगा मैं। तो दोस्तों आज से और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करते हैं और जितना अधिक से अधिक हो पाएँगे क्वेश्चंस, उतना आज करेंगे। और ये हमारी वीडियो लगभग 40 मिनट्स की होगी और इन 40 मिनट्स में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएँगे, जिनको डिस्कस करने वाला होगा वो किया जाएगा और जो मुझे लगेगा कि डिस्कस करने के लिए आप लोग पढ़ लेंगे उनको, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है भाग 2 में, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? ठीक है? तो अब ये कई बार पूछा जाता है कि समाजवादी कौन है, कौन आदर्शवादी है, कौन जो है प्रयोजनवादी हैं, तो इस प्रकार से ये पूछ लेता है, ठीक है? तो आंसर इसमें हमारा है डेविड रिकार्डो, ठीक? तो डेविड रिकार्डो जो हैं, ये एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, ठीक? सॉरी दोस्तों। राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। समाजवादी वे लोग हैं जो समाजवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं, ठीक है? समाजवाद का एक दर्शन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वो जो समाजवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं, वो लोग समाजवादी हैं। तो समाजवाद का एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि निजी स्वामित्व या संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता के नियंत्रण की मांग करती है, ठीक है? तो मतलब इसी का आप जानते हैं कि जो समाजवादी और पूंजीवादी है, ठीक? तो पूंजीवादी वर्ग जो होता है वो उसपे क्या होता है कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें प्राइवेट होती हैं, जो भी राष्ट्र की जो संपत्ति होती है वो निजी हाथों में होती है, ठीक है? इसमें लेकिन क्या है, इसमें बोल रहा है कि निजी स्वामित्व या संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता का नियंत्रण, जो जनता है उसके पास जो है समाज है जो उसके पास नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है? प्रारंभिक समाजवादी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकारों में अब देखिए इसमें से कुछ नाम हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से, ये शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। इसमें जैसे कि चार्ल्स फूरियर, जीन जैक्स रूसो, ठीक है? अब रूसो तो बहुत ही फेमस समाजवादी हैं, आप लोग जानते ही हैं और अन्य समाजवादियों में आप लोग नाम नोट कर सकते हैं रॉबर्ट ओवेन का, सेंट साइमन का, ठीक है? मार्क्स थ्रेन का, ठीक है? और फूरियर ने यह तर्क दिया था कि जो सामंजस्य का साम्राज्य होगा और साहचर्य की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी, ठीक है? तो रॉबर्ट ओवेन ने जो बेरोजगार हैं, उन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए एक सहकारिता ग्राम स्थापित करने पर जोर दिया। तो दोस्तों ये सहकारिता ग्राम कई बार पूछा जा चुका है कि सहकारिता ग्राम स्थापित करने पर जोर दिया था किसने? तो रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक दोस्तों? तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये जो ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जिनमें जो मतलब आप लोग बुक में नहीं ढूँढ पाएँगे, तो उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आप लोग नोट बना लें। अब ये आप लोग को जैसे समाजवादी हैं, तो यहाँ पे कुछ नाम आपको मिल गए, आप बुक्स में ढूँढते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग ना ढूँढ पाएँ। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 on 26 June 1945, the Charter of United Nations was signed. It was signed in सॉरी दोस्तों, थोड़ी-सी गले में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किसने किया था? ठीक है? तो देखिए इसमें आप कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, ये संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज था, ठीक है? और इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने, आप लोग जानते हैं कि जो 50 देश के प्रतिनिधियों ने मिलकर के 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की और फिर वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है उस पर समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है? और ये जो है वो 24 अक्टूबर 1945 से लागू हो गया था। क्या चीज़? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने वर्ष जर्मनी कह रहा है कि किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, ठीक? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में, द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसी संबंध में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ, तो मतलब आप लोग जानते ही हैं कि
धुरी राष्ट्र जो थे और बाकी मित्र राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1939 में, ठीक। तो जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है 3 सितंबर 1939 में, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? जब हिटलर जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, तो इसी जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो चैप्टर दूसरा है हमारा 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी में, इस पे आप लोग जोर दीजिएगा पढ़ने पे थोड़ा सा। जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की गई है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसके फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बैजियो किस देश से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बैजियो, ठीक, ये तो पता चल गया। तो उष्णकटिबंध कितना 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, उसमें आने वाला जो चक्रवात है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाएगा। तो चक्रवात बैजियो नाम से आता है, कहाँ आता है? तो ये आता है फिलीपींस में, ठीक है। तो फिलीपींस जो किस द्वीप पर बसा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो फिलीपींस जो बसा हुआ है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। और चाइना में आने वाला, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कई सारे जो चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय, उनके अलग अलग नाम हैं। तो अर्जेंटीना में, चीन में, जापान में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है कि हरिकेन, ठीक है। हरिकेन कहाँ कहा जाता है? तो ये जो है कैरिबियन आइलैंड्स जो हैं, जो कैरिबियन आइलैंड्स आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो भाग है, ठीक है, उसमें पूर्व की ओर आप देखेंगे जब, तब आपको कैरिबियन आइलैंड्स दिखेंगे, ठीक है। तो कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसमें जो आने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको हम नाम से जानते हैं हरिकेन। चीन के, ठीक है, और चीन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, चीन सागर में आने वाला क्या कहलाता है? टाइफून, ठीक है। तो ये देखो, ये हमेशा के लिए क्वेश्चन है, मतलब ये कभी कभी जो आने वाले चक्रवात हैं उनको जो अलग अलग देशों के द्वारा नाम दिया जाता है, वो ये उस टाइप के चक्रवात की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो आता है उसको क्या कहते हैं हम? चक्रवात कहते हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको विली विली कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये मेन कैंप या मेन कैंप ऐसे आता है। तो मेन कैंप जो आत्मकथा है ये है हिटलर की, आप लोग जानते ही होंगे। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी मेरा संघर्ष, और इसकी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको मतलब जो है इसने पूरा किया था, ठीक है। बाकी इसकी बुक्स आती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया था इसके द्वारा। एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो एडोल्फ हिटलर ने मीन कैंप पूरी की थी, या 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये खंड भी पूछे जाते हैं कि प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ, तो 1925 में, और दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ, तो 1927 में हुआ था। 2 खंडों में प्रकाशित हुआ, और इसका संक्षिप्त जो संस्करण है वो 1930 में प्रकाशित हुआ। सॉरी। तो प्रथम और द्वितीय संस्करण, जो 2 संस्करण थे 1925 और 1927, इनको जो है कंपाइल करके, इनका थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण करके 1930 में इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं कि एक किसी जो है प्लेनेट की बात कर रहा है, इसमें कुछ कंटेंट दिया गया है उस प्लेनेट के बारे में। इट्स सरफेस इज ड्राई, कह रहा है इसकी जो सरफेस है वो ड्राई है, हॉट एंड वॉल्केनिक, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस है वो हॉट है और वॉल्केनिक है। इट्स रोटेशन पीरियड दे रखा है इसमें 243 डेज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसकी जो सरफेस है वो हॉट एंड ड्राई है, वॉल्केनिक है, और कह रहा है रोटेशन पीरियड इसका जो है वो 243 डेज का है। एज गिवन स्टेटमेंट आर रेफरिंग टू विच प्लैनेट, तो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस ग्रह का उल्लेख कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो शुक्र ग्रह है हमारा, जो विनस है, उसकी सरफेस जो होती है वो वॉल्केनिक है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि वॉल्केनिक जो है वो सरफेस है हमारी शुक्र की, ठीक है। और इसका 243 डेज, और इसे आप एक आइडिया भी लगा सकते थे। अगर आप आइडिया लगाते हैं तो एक तुक्का भी इसमें लगाया जा सकता है। देखिए, जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो जैसे कि जो भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ऐसे करके जो सीक्वेंस है इनका, तो आप देखिए कि जो सूर्य से लेकर के जो अंतिम ग्रह भी है, तो सूर्य से लेके अंतिम ग्रह तक आप देखिएगा हर ग्रह का जो है वो राउंड करने का, जो सन के अराउंड जो राउंड करता है, उसका डे बढ़ता जाता है।
तो हमारी पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में चक्कर लगाती है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन में देखिए, स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। यानी कि आप लोग ये तो जान लीजिए कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी तो हम हमारा ही प्लेनेट है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। और अब ऑप्शन बचा हमारा बुध और शुक्र, जो हो सकते हैं आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि इससे जब पृथ्वी के बाद के जो ग्रह हैं सारे, उनके दिन तो और ज्यादा होंगे, और ज्यादा दिनों में वो पृथ्वी से भी ज्यादा दिनों में वो चक्कर लगाएंगे सूर्य का, ठीक है। तो इसमें अगर तुक्का लगाएंगे तो हम तब भी आंसर निकाल सकते थे। तो शुक्र जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि विंड रोज, अब ये एक डायग्राम की बात करता है। आप लोग देखिएगा कि ये गुलाब, पवन गुलाब नाम से एक आरेख है, ठीक है। ये 11th की जो एनसीईआरटी है आपकी 11th की ज्योग्राफी की, तो उसमें आपको ये आरेख, ये डायग्राम मिल जाएगा। तो विंड रोज इज डायग्राम यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेट डाटा। तो ये जो गुलाब आरेख है, ये क्लाइमेटिक डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ, तो ये पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम लाइंस इसमें ड्रॉ की जा सकती हैं। देन सेंटर इज दिस डायग्राम, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16। तो 16 जो रेखाएं हैं, जो 16 लाइंस हैं, जो 16 लाइंस हैं, वो इस डायग्राम से खींची जा सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग ये जब देखिएगा कि जो फर्स्ट ईयर की हमारी, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है, ठीक। जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है, कह रहा है कि नॉट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो आप लोगों को ये नोट कर लीजिए अलग से टॉपिक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और O2 का जो साइकिल होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये थोड़े से साइकिल आते हैं हमारी ये आपको जो 10th की जो सॉरी 11th की ज्योग्राफी जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जल विज्ञान चक्र, ठीक। उसके बाद में इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अपघटन, क्योंकि डिकम्पोजिशन इसमें नहीं शामिल होता है। क्योंकि डिकम्पोज ये क्या करते हैं, ये जो डिकम्पोज करने के लिए क्या होते हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल होता है, वर्षण यानी कि जो है वर्षण और संघनन, ये दोनों ही प्रक्रियाएं, और वाष्पोत्सर्जन ये भी प्रक्रिया शामिल होती है जल चक्र में, ठीक है। अब इसके साथ में और वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण और अपवाह, ठीक है। तो ये भी सब शामिल होते हैं जल चक्र में, ठीक। और लेकिन अपघटन जल चक्र का कारण नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में, अब फिर देखिए फिर से आ गया आपका जो 10th की एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, उसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिल जाएगा। उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी एंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक। कह रहा है कि हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद कह रहा है कि 1907 में आंग्ल रूसी एटेंट का गठन किया गया था, ठीक। तो इसमें दिए गए दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914, ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और 19 में समाप्त हो जाता है वर्साई की संधि से, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पूछ रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछ रहा है कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली, क्या ये एक कारण था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि निरस्त्रीकरण की विफलता, यानी कि फेलियर ऑफ डिसर्नमेंट। तो देख लीजिए कि क्या क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। कह रहा है वर्साई की संधि, सबसे पहला कारण तो यही थी। हिटलर इसीलिए जो है एक रौद्र रूप धारण करता है कि इसने जो है वर्साई की संधि में जो उसके जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेना चाहता था, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रसंघ की विफलता, जो राष्ट्रसंघ जिस पर्पस से बनाया गया था वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर 1929 की जो महामंदी आई, उसने और ज्यादा जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति थी जर्मनी की, वो तो उसको बहुत सारा लोन चुकाना था। आस पड़ोसी जो उसके जो विरोधी देश थे जिन्होंने वर्साई की संधि में उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, उन सब चीजों को देखते हुए महामंदी का और ज्यादा उस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ रहा था जर्मनी पर, ठीक है। फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हो गया था उस समय, ठीक।
इटली में जो है वो फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। ठीक, तुष्टीकरण की नीति ये भी चल रही थी, तुष्टीकरण किया जा रहा था, आपसी संबंध ठीक नहीं थे। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की बात की जाए, ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और निरस्त्रीकरण की विफलता, ये सभी क्या थी, एक बहुत बड़ा कारक थी द्वितीय विश्व युद्ध होने के। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, अब देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो हमारा ईवीएस वाला चैप्टर है वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, ये ज्योग्राफी के पार्ट में ही आ जाता है। कह रहा है कि संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड, तो ऑप्शन में दे रखा है संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड, तो ये हमारा जो हो जाएंगे दोनों ही क्या है, ये पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड बताया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है हमारा नंबर पिरामिड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा बायोमास पिरामिड, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा एनर्जी का पिरामिड। ठीक, तो पारिस्थितिकी पिरामिड में जो है वो 3 प्रकार के पिरामिड बनाए जाते हैं, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला मतलब जो हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड जो बनते हैं वो खाद्य श्रृंखला के उच्चावच होते हैं। मतलब खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, उनका सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता को दर्शाया जाता है। ठीक है, और उनका आकार पिरामिड के जैसा हो जाता है, दिखने लगता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से। ठीक है, और एक चीज याद रखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी पिरामिड को जो है वो किसने, एल्टन ने 1972 में पहली बार प्रदर्शित किया था। ठीक, तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो उसकी खोज अगर कहा जाए तो किसने की है, तो एल्टन ने की है। 1972 में इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था, किसे, पारिस्थितिकी पिरामिड को। ठीक है, और इससे संबंधित एक 10% का लिंडेमान नियम आता है। 10% ऊर्जा जो है हर एक स्तर से दूसरे स्तर में जो जब ट्रांसफर होता है तो 90% ऊर्जा खपत हो जाती है, और 10% ऊर्जा जो होती है वो नेक्स्ट स्तर पर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। ठीक, तो कह रहा है कि पहला हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा पर आधारित है। क्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र तल के जो प्रसार की अवधारणा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट के द्वारा ही प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो प्रूफ होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे क्या है, सही हैं। तो ये जो हैरी हैस के द्वारा सागर के तल के प्रसरण का सिद्धांत दिया गया था 1961 में, इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रमुखता मिली। ठीक, और कहते हैं कि 1967 में जब मॉर्गन और मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और इसका भी बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया गया उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर। ठीक, तो प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, किसने किया था, टूजो विल्सन ने। ठीक, प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो टूजो विल्सन ने किया था। ठीक, तो सागर प्रसरण का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर पूछा जाए तो किसकी है, तो हैरी हैस की है, हैरी हैस के द्वारा दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, ठीक है, निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, किसकी वेलोसिटी कम है, तो आंसर हमारा हो जाता है ऊपरी मेंटल। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के जो ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है उसमें भूकंप की लहरें जो है उनकी गति मंद पड़ जाती है। उनकी गति लगभग जो है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, जिसे क्या निम्न गति का मंडल कहा जाता है। इसे दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो निम्न गति का मंडल, अब आप लोग देखते होंगे कि 200 किलोमीटर के अंदर जो जिसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, तो ये जो है हमारा निचली क्रस्ट और
मोह संबद्धता के द्वारा मोह संबद्धता के द्वारा ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो है इससे विभाजित किया जाता है। प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है कि एरिया, ठीक है, दूसरा दे रखा है सैलिनिटी, ठीक है, तीसरा दे रखा है प्रेशर और चौथा ऑप्शन हमारा है टेम्परेचर। ठीक, तो समुद्र के जल का घनत्व, ठीक, क्या प्रेशर के द्वारा जल के घनत्व को नियंत्रित किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अगर किसी जो जल है उसकी लवणता बढ़ती है यानी कि सैलिनिटी बढ़ती है तो क्या उसका घनत्व बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर के द्वारा भी इसके घनत्व में प्रभाव आता है। तो क्षेत्र के एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता, तो एरिया जो है वो समुद्र जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, लवणता करती है, दबाव करता है और तापमान भी करता है। ठीक है, इसका आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि कह रहा है कि तापमान और घनत्व जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर किसी भी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, चाहे सबसे डेंस चीज जो होती है उसको भी, अगर जैसे मान लिया कि हम किसी मेटल को लेते हैं या किसी जैसे कि लोहे की एक धातु है उसको भी लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर एक वो सिचुएशन आ जाएगी कि उसकी डेंसिटी कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका तापमान बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तापमान घटने पर घनत्व क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक, तापमान जब घटता है तो घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तापमान बढ़ता है तो घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, दबाव और लवणता का घनत्व के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक, दबाव और लवणता का सीधा संबंध होता है। ठीक, जिसके बढ़ने से ये बढ़ता है और घटने पर, मतलब कह रहा है कि अगर दबाव बढ़ता है तो लवणता भी बढ़ती है। ठीक है, और अगर दबाव घटता है तो लवणता भी घट जाती है। ठीक, महासागरीय जल का जो औसत घनत्व होता है वो 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इटली में फांसीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? ठीक, किसकी बात कर रहा है? इटली में फांसीवाद की। कौन सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इटली में फांसीवाद। तो तानाशाही के संदर्भ में बात करता है। पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किए गए थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। ठीक, तो ऐसा नहीं था क्योंकि जर्मनी की तुलना में इसका सैन्य निवेश बहुत अधिक नहीं था। फिर कह रहा है कि यहूदियों का उत्पीड़न जो है वो फांसीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी, तो बिल्कुल थी क्योंकि जो फासिज्म था और वहां पर जो जर्मन में जो नाजिज्म था या नाजीवाद जिसे कहते हैं, नहीं, तो वो यहूदियों पे तो पहला ही उनका सबसे ज्यादा अत्याचार तो यहूदियों के प्रति ही था। ठीक है, तो इसमें हमारा केवल क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 1। ठीक, कह रहा है कि फांसीवाद एक राज्य के तानाशाह के अधिनायकवादी शासन है और उसकी जो कुछ मानक विशेषताएं हैं, जैसे कि इटली के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य के हित से ऊपर कुछ भी नहीं था। ठीक, मतलब राज्य का हित है तो ठीक है, लोग बाढ़ में जाए, ये वाला सिस्टम था वहां पे। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को इसलिए राज्य के हित में लागू किया गया था क्योंकि तानाशाह ने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की खिलाफ उचित समझा था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जर्मनी में जो सैन्य उत्पादन है वो इटली की तुलना में क्या था? अधिक था, और यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी विशेषता थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रूप के गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग भाग के रूप में इसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही वहां पे जब आप पेपर करेंगे, क्योंकि ये इसका पेपर DSSB का पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। तो ऑनलाइन मोड पेपर होने में ये चीज एक प्रॉब्लम है इसमें
कि अगर आपने इस एक मतलब जो सेक्शन है उसको एक बार अगर सॉल्व किया, जैसे कि 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर सोचा कि मैथ को हम बाद में करेंगे, ठीक है, पहले हिंदी कर लें, तो आपका जो सीक्वेंस होगा आपका वही सीक्वेंस से खुलेगा, आप रिटर्न उसी सेक्शन में वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जैसे कि 10 क्वेश्चन मैथ्स के किए, तो उसके बाद में मैथ वाले सेक्शन से अगर आपने स्किप करके नेक्स्ट सेक्शन में आप पहुंच जाते हैं तो उस वाले सेक्शन में रिटर्न नहीं जा सकते, ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। इसकी सदस्यता कितने थी? 51 सदस्य थे, ठीक है। अभी इस टाइम जो है यूएन में 193 सदस्य हैं, 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उनके द्वारा दिया गया था, ठीक। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन के वास्तविक अग्रदूत थे। तो इसमें पूछा गया तो किस चीज के जो वास्तविक अग्रदूत थे? तो किस चीज के थे? तो सोशलिज्म के थे, ठीक है दोस्तों। तो चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाजवाद में किनका किनका नाम आता है, सेंट साइमन का भी आता है और चार्ल्स फूरियर का भी आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के समानांतर संबंध में सही है? तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। इस संबंध में कौन सा कथन अक्षांश के संबंध में सही है? तो अक्षांश की सभी जो समानांतर रेखाएं हैं वो पूर्व में पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। तो अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटे वृत्त होते हैं। कह रहा है कि अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर जो होते हैं वो छोटे वृत्त होते हैं। फिर कह रहा है कि 0 से 180 डिग्री तक इसे मापा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट एक सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। फिर ऑप्शन सी कहता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो इसमें 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा का जो स्थानांतरण कैसा कहलाता है, ठीक है। कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। यह तरल पदार्थों या गैसों में ही प्रभावित हो सकती है। सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु जो है वो भी गर्म होकर के ऊपर उठती है। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का कन्वेक्शन है, ठीक है, संवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20। लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ कौन थे? तो ये भी हमारा क्वेश्चन कहां से है? ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री की 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के उदारवाद से है, ठीक है। तो लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ कौन थे? तो बी नंबर इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो समाजवादी थे वो चाहते थे कि निजी संपत्ति ना हो और पूंजीवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे, ठीक है। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ, मतलब निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं और भाग 3 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि गले में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी भी आ रही है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू टू ऑल।